अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। राजीव सक्सेना की बात सुनकर अमर सर तो बिल्कुल शॉक्ड रह गए थे। समर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। दोनों बस खड़े खड़े एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। व्हाट हैपेंड? तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? कमन समर गिव अ हक योर ब्रदर। राजीव ने उन दोनों को चुप देखकर समर का पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने क्लियरली देखा। समर की मुठियां कस गई थी मगर वो अपनी जगह से हिला नहीं। अंकल आर यू श्योर यही सी मोह है? आई मीन लुक एंड हिम। बचपन में कितना ओवरवेट हुआ करता था समर। मुझे अच्छे से याद है, मेरे सारे फ्रेंड्स सुमो कहते थे इसे, मगर अब तो ये। अमर सर ने अपना शक जाहिर किया। राजीव सक्सेना हंसते हुए, अब ये सेलिब्रिटी बन चुका है। खुद को इसने इतने अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है कि एक बारी तो मैं भी धोखा खा गया था, मगर ये अपने पहले वाले स्टेट में होता तो इसे पहचानना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता। मैंने सबकी तरफ समर को तलाश कर लिया था मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला, क्योंकि उसे अरविंद समर के मामा यहाँ से कनाडा लेकर चला गया था। वहाँ जाकर उसने अपनी नाम और पहचान दोनों बदल ली थी। मैं वो इतने सालों तक अलग अलग कंट्रीज में खाक छानता रहा, हर जान पहचान वालों से इसकी तलाश करवाता रहा, मगर वो मुझे नहीं मिला। डैड की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए थे, ना ही वो मुझे इतने पैसे देते थे कि बड़े लेवल पे जाकर अपने बेटे को खोज सकूं। हालांकि भाई साहब ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आज उन्हीं की कोशिशों की वजह से समर मुझे वापस मिल पाया है। राजीव सक्सेना ने ये बात नम आंखों से कही थी। अमर सर ने एक बार समर की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ आगे बढ़कर समर के गले लगा लिया। समर ने भी एक हल्की स्माइल दे दी, मगर वो खुश नहीं लग रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था सर। कितने एक्साइटमेंट थे अपने कजन से मिलने के लिए, और समर उससे ही पहली बार उसकी फैमिली मिली थी। मगर कल जो हुआ था उसके बाद शायद उसे अमर सर को अपने भाई के रूप में देखकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी उसने सोची होगी। तनु तो सेजल को छोड़ ही नहीं रही थी, कब से उसे अपने साथ लेकर सबसे मिलवा रही थी। करण, अभी और राहुल को भी एक क्वीट सी बहन मिल गई थी। तीनों ने मिलकर उसे गिफ्ट से लाद दिया था। समर चुपचाप मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा था। इतना रोने धोने का ड्रामा करने के बाद अब जूली मेरे पास खड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल गटकती जा रही थी। तभी सेजल की नजर हम दोनों पर पड़ी और वो हमारी तरफ आ गई। उसने हम दोनों को हेलो बोला और फिर जूली की तरफ मुड़ती हुई बोली, हाय दी, आपने मुझे नहीं पहचाना? उसकी बात सुनकर जूली कभी आंखें फाड़कर तो कभी आंखें सिकुड़कर उसे हर एंगल से देखती लगी। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर सेजल थोड़ा कंफ्यूज हो गई। अरे क्या कर रही है, क्यों डरा रही है इसको? मैंने जूली को डांटते हुए कहा। जूली अपना सिर पकड़कर याद करने की कोशिश करते हुए, कि वे तो दिखा है कुड़ी ने मैनू, पर कितने देखिया याद ही नहीं आ रहा मैनू। सेजल हंसते हुए बोली, दी आप मुझे भूल गए? जब मैं छुट्टी थी तब हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में आपसे मिलने आपके घर आया करती थी। आपके मामा पापा मेरे भी मामा पापा जैसे ही हैं। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। मैं शिमला में बोर्डिंग स्कूल में थी इतने सालों से, मगर अब वापस आ गई हूँ। मेरे लिए तो आप मेरी बड़ी बहन ही हुई। जूली को हैरान देखकर मैंने कहा, शायद समर के दादाजी राजीव अंकल पर नजर रखते होंगे। उनको भी खबर मिल गई होगी कि उनके बच्चे जिंदा है। उनसे समर और सेजल को बचाने के लिए उन्होंने खुद से भी इन दोनों को दूर रखा होगा। मैंने जूली को कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा, बस सीरियसली आज पहली बार मुझे राजीव सक्सेना के लिए बुरा फील हो रहा था। जूली ने तुरंत आगे बढ़ते सेजल को गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाकर हंसते हुए बोली, आई कैन वियर अ स्वीट सिस्टर देयर रेदर देन टू हॉट एंड हैंडसम अनवांटेड ब्रदर। सेजल कंफ्यूजन होते हुए, वाट, पर आप इतना परेशान क्यों हो रहे थे जब पापा मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा रहे थे? मुझे हंसी आ गई। अब तक समर भी वहां आ गया था। तुम्हें पता है जूली को कल से यही लग रहा था कि एक्चुअली वही सेजल है और अब समर उसका भाई बन जाएगा। ये सोचकर ये पूरी रात रोती रही। मैंने हंसते हुए समर और सेजल को बताया। समर सरप्राइज होते हुए, रियली यार, जिंदगी में पहली बार कोई लड़की मिली है जो मेरी बहन बनना चाहती है। जूली अपने हाथ आगे करते हुए गुस्से से बोली, बस बस बहुत हो गया, अब और मजाक नहीं मेरे साथ। और तू क्या दांत दिखा रही है? अनाया की बच्ची, मेरे छोटे से दिमाग में ये सब पोल पट्टी भरने वाली तू ही थी और अब खुद ही मेरा मजाक उड़ा रही है। तू सच्ची दोस्त नहीं दुश्मन है मेरी। मैंने समर को देखा और समर ने मुझे। हम दोनों ही मुंह दबाए हंसने लगे। तनु ने अब तक तो सेजल से और
ना ही समर से मेरा इंट्रोड्यूस अमर सर की वाइफ के तौर पर कराया था, क्योंकि यहाँ आज बहुत से गेस्ट आए थे, सो पब्लिकली उनको यह बात बताना सही भी नहीं था। दैट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन यू नो। वैसे मैं अब भी कंफ्यूजन थी, आखिर इतने सारे लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया था, और मेरी कंफ्यूजन बहुत जल्दी दूर हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर नवीन बंसल और उनकी वाइफ का, जिन्होंने इतने सालों तक मेरी बेटी सेजल को अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखा। मगर अब यह अनाउंसमेंट करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज यहाँ मेरी इस पार्टी में मिस्टर बंसल की प्यारी सी बेटी जूली और मिस्टर मलिक के बेटे हरीश की एंगेजमेंट भी होने जा रही है। जूली इज लाइक माई ऑन डॉटर, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इस सेलिब्रेशन में स्पेशल बनाने की राजीव सक्सेना ने जैसे ही अपनी बात स्टेज पर आकर कही, चारों तरफ से तालियों और सीटियों से शोर गूंजने लगा। मैंने जूली को पकड़कर झकझोर कर, जो अब तक सॉफ्ट खड़ी थी, कॉन्ग्रेचुलेसन जूली, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा। उसने भी मुझे कसकर गले से लगा लिया, मगर कुछ बोल नहीं पाई। तब तक मिस्टर और मिसेस बंसल वहां आ गए थे। उन दोनों ने भी बारी बारी जूली को प्यार से गले से लगाया। मिसेस बंसल डांटते हुए, हमें कुछ बताया भी नहीं और खुद सीधा अपने होने वाले ससुराल पहुंच गई। पता भी है हरि प्रकाश जी कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये तो शुक्र है नवीन भाई साहब का, जिन्होंने आगे बढ़कर हमसे बात कर ली और अब आज ही एंगेजमेंट भी करना चाहते हैं। जूली मुंह बनाते हुए, हाँ पता लगा है मैनू भी, किन्ने बड़े वाले फैन है परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के। मिसेस बंसल डांटते हुए, चुप, कुछ भी बोलती रहती है, शादी होने वाली है अब तेरी। अब तो ये सब बच्चों जैसी हरकतें बंद कर। मुझे हंसी आ रही थी, मगर आगे कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही समर, अभी, राहुल और करण ने वहां आकर जूली को उठा लिया और लाकर स्टेज पर खड़ा कर दिया। जूली कुछ समझ पाती इससे पहले ही पूरे हॉल और लाइट्स बंद हो गई और बस एक स्पॉटलाइट जूली पर पड़ने लगी। अंधेरे में स्टेज पर एक परछाई आकर रुकी, दूसरी स्पॉटलाइट वहां पड़ी जहाँ सामने हैरी खड़ा था। एक बार फिर सबकी तरफ जोर जोर से हैरी को चीयर करने की आवाज आने लगी। जूली, तुम तभी मेरे दिल के उतर गई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तब से अब तक अगर मेरे दिल में किसी को अपने करीब देखा तो वो तुम थी। तब से लेकर आज तक सुबह से पहली किरण से भी ज़्यादा खूबसूरत मेरे लिए तुम हो। चीनी से भी ज़्यादा मीठी तुझे तुम्हारी आधी अधूरी पंजाबी लगती है। हाँ, कभी कभी मुझे तुम्हारे बातें समझ नहीं आती, बट आई कैन फील एवरीथिंग। बट हैव नॉट इन्फॉर्म स्ट्रेट टू एक्सप्रेशन माई लव टूवर्ड्स यू, बट यू कैन फील इट थ्रू माई आइज। कहते हुए हैरी धीरे धीरे चलते हुए जूली के करीब आ गया और अपने घुटनों के बल स्टेज पर उसके ठीक सामने बैठते हुए उसने पूछा, आई लव यू जूली, आई लव यू फॉर द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, विल यू मैरी मी। तभी पीछे से जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सबका ध्यान उधर चला गया। साक्षी गुस्से में चिल्लाते हुए, यू चूटर, लॉयर, धोखेबाज, कभी मुझसे भी यही सब कहते थे ना तुम, और आज यहाँ सबके सामने इस बहन जी को भी यही सब बोल रहे हो। डिस्गस्टिंग, ऑल मेंस आर द सेम। कहते हुए साक्षी गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए चली गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जूली ने अपनी आंखें सिकुड़कर कमर पर हाथ रखते हुए हैरी की तरफ देखा। अब वो तब तक शॉक में खड़ा था। आई श्योर, मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया, यू नो ऑल दैट, हैरी ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे वो अभी रो देगा। हॉल में सब ऐसे ही दबी दबी सी हंसी की आवाजें आने लगी थी। हालांकि मुझे पता था जूली बस नाटक कर रही है। साक्षी को छोड़कर हैरी आज जूली को ऑफिशियली प्रपोज कर रहा था और वो चुड़ैल चुपचाप ये सब सह लेती। ये तो पॉसिबल ही नहीं था। जूली ने झूठा गुस्सा दिखाकर अपने हाथ बांधते हुए कहा, सोचने दे अब मुझसे और नहीं रहा गया। मैं और समर हंसते हुए स्टेज पर आ गए। मैंने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, क्यों परेशान कर रही है उसे, हाँ बोल दे। समर हैरी के पीठ थपथपाते हुए, डोंट वरी बडी, अपनी पंजाबी कुड़ी हाँ ही बोलने वाली है। उसकी बातें सुनकर हैरी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। बड़ी उम्मीद से वो फिर से जूली की तरफ देखने लगा, मगर जूली ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए पूछा, अनाया, आर यू श्योर मैं हैरी नू हाँ बोल दूं? आई मीन तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना?
ओ माय गॉड, ये लड़की अब भी इसी कंफ्यूजन में है कि अगर वो हैरी को प्रपोज एक्सेप्ट करेगी तो मैं हर्ट हो जाऊंगी। तू पागल हो गई है क्या? मैंने उसे डांटते हुए कहा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ, हैरी के साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहेगी। जरा सोच, अगर उसकी शादी उस चुड़ैल से हो गई होती तो क्या होता। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे नसीब में मॉम ने बचपन से ही एक जल्लाद को लिख दिया था, तो अब किसी और का कोई चांस भी नहीं है। इसीलिए ये सब ख्याल अपने दिमाग में लाना बंद कर दे। जूली ने मुझे कसकर गले से लगा लिया। हम दोनों की ही आंखें नम हो गई थी। आई एम रियली लकी टू हैव अ बेस्ट फ्रेंड लाइक हर। उसके बाद पीछे मुड़कर हैरी की तरफ देखते हुए उसने हाँ में सिर हिलाते हुए सिर झुका लिया। हैरी ने झट से उसे अपने गले से लगा लिया और पूरे हॉल में एक बार फिर से तालियां और सीटियों से का शोर गूंजने लगा। अभी राहुल और करण भी अब तक ऊपर आ चुके थे। हम सब ने मिलकर जूली और हैरी को घेर रखा था। अभी हंसते हुए, प्रिंसेस, मुझे तो पता ही नहीं था अपनी पंजाबी कुड़ी शर्माती भी है। जूली चिढ़ते हुए, देखा नया छड़ रहे हैं ये सब मैनू। हाँ तो चेहरा देख अपना, टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया है, मैंने उसे और चिढ़ाते हुए कहा। जूली ने मेरे हाथ पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, तू भी अब इनके साथ मिल गई। कोई गल नहीं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। हैरी कंफ्यूजन से, व्हाट, मैंने क्या किया? हम सबका हंस हंस के पेट दर्द होने लगा था। तब तक हैरी और जूली दोनों की फैमिली स्टेज पर आ गई थी। मिसेस बंसल ने जूली को और मिसेस मल्लिक ने हैरी को रिंग पकड़ाते हुए एक दूसरे को रिंग पहनाने को कहा। रिंग एक्सचेंज होते ही फायर क्रिएटर्स की आवाज से पूरा सक्सेना मैंसन गूंजने लगा। सारे गेट्स बाहर पूल साइड में आकर आतिशबाजी देखने लगे। आसमान रंग बिरंगे रोशनी से नहा गया था। हैरी जूली का हाथ पकड़े ये नजारा देख रहा था। तभी मुझे अपने हाथ पर किसी को पकड़ महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे ठीक बगल में समर खड़ा था। मुझे देखकर उसने एक स्माइल दी और वापस आसमान की तरफ देखने लगा। अब खुद बैंड ऑफ बॉयज की पूरी टीम जिस फंक्शन में मौजूद हो, फंक्शन ऐसा रूखा सूखा हो सकता है क्या? मगर चूंकि आज की पार्टी समर के लिए थी, इसीलिए आज स्टेज का जिम्मा अभी राहुल और करण ने ले रखा था। सबको सरप्राइज करते हुए आज तनुन भी उनके साथ थी। एक एक कर सबने अपने पार्टनर पे फ्लोर पर आने लगे। ऑफकोर्स सबसे पहले कपल डांस की शुरुआत जूली और हैरी ने की थी। तनु और करण भी एक दूसरे में खोए थे। समर ने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, लेट्स डांस प्रिंसेस। श्योर कहकर मैं उसके साथ स्टेज की तरफ बढ़ी ही थी कि सामने देखकर मेरे कदम रुक गया। अमर सर हमारे ठीक सामने हाथ बांधे खड़े थे। समर ने उनको इग्नोर करते हुए कहा, लेट्स गो प्रिंसेस, व्हाट आर यू टू वेटिंग फॉर? अमर सीरियस होते हुए, आई टोल्ड यू शी इज माई वाइफ। समर झलाते हुए, आर यू सीरियस? आपको पता भी है क्या बोल रहे हैं आप? वो सच कह रहे हैं समर, मैंने धीरे से उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, वी आर मैरिड। समर हम दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे उनको कोई भूत देख लिया हो। समर, अनाया क्या मजाक है यार? मुझे लगा था कल इन्होंने जो कुछ भी कहा बस गुस्से में कह दिया। नाउ आई नो ही इज माई ब्रदर बट ही इज शील्ड ओवर प्रोफेसर। इसका अंजाम पता है तुम्हें? इससे हमारी कोई गलती नहीं है, हम दोनों ने ही फैमिली प्रेशर में आकर शादी की है। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पर प्लीज दिस इज नॉट टू राइट टाइम। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो एक नज़र अमर सर पर डालता हुआ गुस्से से तेजी से वहां से बाहर चला गया। अमर सर अब तक हाथ बांधे चुपचाप अपनी जगह खड़े थे। मुझे परेशान होता देखकर वो मेरे पास आए और मेरे कंधे थपथपाते हुए बोले, डोंट वरी, ही विल बी फाइन सून। मैंने कोशिश करके उनको एक स्माइल दे दी। मुझे अभी भी ऐसे मुंह लटकाए देखकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, लेट्स गो। कहाँ? मैंने कचाते हुए पूछा, मगर मेरी बात कभी ना कोई जवाब देते हुए मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आए। शाम का अंधेरा ढल चुका था। ऊपर आसमान का टिमटिमाते तारों के बीच पूरा चांद चमक रहा था। ठंडी ठंडी हल्की हवाएं का पूरा नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। सर ने गाड़ी निकाली और सीधे मुझे लेकर यूनिवर्सिटी के पास वाले कॉफी शॉप में पहुंच गए। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? वहाँ घर पर हमें न देखकर सब क्या सोचेंगे? मैंने कंफ्यूजन होते हुए पूछा। अमर एक हल्की सी स्माइल के साथ, कुछ नहीं सोचेंगे, तनु सब संभाल लेगी। बाय द वे, तुम जरा सी याद नहीं है ना, हम दोनों पहली बार यहीं पर मिले थे? क्या? मैं समझी नहीं, आप कब की बात कर रहे हैं? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। अमर हंसते हुए, याद है आज से करीब 4 साल पहले तुम यहाँ आई थी। तुमने कॉफी से मेरी पूरी शॉट खराब कर दी थी और फिर खुद ही मुझे कितना कुछ सुनाकर चली गई थी।
ओ गॉड, यू वेर सच अ बेबी दैट टाइम। मेरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा था। उनको वो सब कुछ याद था। मुझे तो अगर वो खुद ये बात नहीं बताते तो शायद मुझे कभी याद ही नहीं आता। आप मुझे पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी आपने ये बात मुझे कभी नहीं बताई, मैंने नाराज होते हुए कहा। कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे मेरी लाइफ में आ जाओगी, और फिर हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता चला गया कि कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। उनकी बात भी सही थी। पहले तो वो बस एक एज अ टीचर भी मेरी जिंदगी में बवाल मचाते रहते थे, मगर अब जब से उन्होंने मेरी जिंदगी में एज अ हस्बैंड एंट्री मारी थी, तब से बवाल बहुत छोटा शब्द हो गया था। अब रोज मेरी लाइफ में कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आती रहती थी। अमर, हमने अब तक एक दूसरे को जानने की कोई कोशिश नहीं की, सो लेट्स स्टार्ट विथ अ लाइफ डिसलाइक फास्ट। ओके, तुम कुछ बोलोगी? कोल्ड कॉफी, आइसक्रीम एंड चॉकलेट। और आप? अमर, नथिंग स्पेशल, जस्ट अ ब्लैक कॉफी। बोरिंग, मैंने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, मगर उन्होंने सुनाई दे गया। वेटर आकर हमारा ऑर्डर टेबल पर रख गया। अमर एक तिरछी स्माइल के साथ, मिसेस अनाया राज पारेख, आपके लिए एक बोरिंग सा बस तभी तक हूँ तब तक आप मेरी स्टूडेंट है। एनीवे, और क्या पसंद है तुम्हें? मिस्टर हैंडसम, मैंने अपनी आइसक्रीम इंजॉय करते हुए जवाब दिया। अमर इरिटेट होते हुए, वो टेडी बियर, अच्छा, और? बर्ड्स, मैंने सोचते हुए जवाब दिया। अमर, और? मुझे पता था वो मेरी बातें सुनकर बड़े परेशान हो रहे थे, सो मैंने उन्हें और चिढ़ाते हुए कहा, डकी मोमो। अमर परेशान होती है, नाउ व्हाट द हेल इज डकी मोमो? ओके, फॉरगेट इट। तुम्हारा फेवरेट कलर, शॉपिंग, एवरीथिंग एल्स। व्हाई आर यू आस्किंग मी ऑल दिस? अमर, बिकॉज आई वांट टू व्हाट यू लाइक। ओह, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉफ़ी ख़त्म हो गई तो हम बाहर चलते हैं। मुझे चांदनी रात में खुली हवा में घूमना बहुत अच्छा लगता है, मैंने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। अमर मुस्कुराते हुए, ओके, मैं बस बिल पे करके आता हूँ, कहते हुए वो बिल काउंटर की तरफ बढ़ गए। मैं भी उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, मगर बेध्यानी से मैं बुरी तरह किसी से टकरा गई। ओह, आई एम सो सॉरी। ये आप यहाँ? गुड इवनिंग मिस सिमरन। मैंने अपने सामने सिमरन को देखकर हैरानी से कहा। सिमरन, हाय अनाया, आई एम सो सॉरी, तुम्हारी ड्रेस पर कॉफ़ी गिर गई है। इट्स ओके, मैं वॉशरूम ही जा रही थी, अभी साफ हो जाएगी, मैंने उनको रिलैक्स करते हुए कहा। तब तक पीछे से अमर सर भी आ गए। सिमरन वहाँ देखकर वो एकदम शॉक्ड रह गए। अमर हैरानी से, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिमरन, हेलो राज, मैं बस। अमर सिमरन को इग्नोर करते हुए, और तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ अनाया? सिमरन, राज, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, मैं बस गलती से अनाया से टकरा गई थी। अमर गुस्से में, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन पार्टी में मैं देख चुका हूँ तुम्हें अनाया के साथ कैसे बिहेव किया था। मॉम तुम्हें माफ़ कर सकती है, मगर मैं नहीं। सो प्लीज़ अनाया को हर्ट करने की कोशिश मत करना बंद कर दो। मुझे देखकर हैरानी हो रही थी। सर मिस सिमरन से इतने ज़्यादा नाराज हुए। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, चलो अनाया। मैंने पीछे से मुड़कर देखा। सिमरन की आंखों में आंसू थे। इस बार सच में उसकी कोई गलती नहीं थी, मगर सर ने कुछ ज़्यादा गलत समझ लिया था। अब तक सर की मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। बाहर आकर गाड़ी से टिककर खड़े होते हुए वो आसमान की तरफ देखने लगे। मैं आकर उनके बगल में खड़ी हो गई। उनकी गलती नहीं थी। अमर, जस्ट फॉरगेट इट। मैं चुप रही। बाहर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। सर ने गाड़ी वही पार्किंग में छोड़ दी और मेरा हाथ पकड़कर पैदल ही सड़क पर धीरे धीरे चलने लगे। बाहर लाइट्स नहीं थी। चांद की रोशनी में अकेले सुनसान सड़क पर चलते हुए मुझे भी अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। कुछ ही दूर आगे बढ़कर यूनिवर्सिटी की कैंपस भी शुरू हो जाता था। मुझे वो दिन याद आ रहा था जब हम दोनों वहाँ अंदर फंस गए थे। उस दिन अमर सर मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं इसी सब सोच में डूबी चुपचाप उनके साथ चल रही थी। अचानक सर रुक गए। उनका हाथ पकड़े होने की वजह से मैं भी रुक गई। मुझे अपने करीब करते हुए उन्होंने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। मेरी धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। अमर, अनाया? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। अमर आई। वो आगे कुछ कहते उससे पहले ही रोशनी की एक तेज चमक हमारे ऊपर पड़ी। हम दोनों हड़बड़ाकर अलग हो गए। गाड़ी की हेडलाइट ने हमें अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया था। ठीक सामने
एक साया हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। पीछे से तेज लाइट आने के कारण मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर जैसे जैसे वो करीब आता गया मेरी धड़कनें बढ़ती चली गई। नोट अगेन। डर से अब मेरी आवाज़ बंद होने लगी थी। कहानी अमृतसर के नज़रिए से। अचानक तेज रोशनी से परेशान होकर मैंने अपनी आंखें को आगे हाथ रख लिया और लाइट के अगेंस्ट देखने की कोशिश करने लगा। ठीक सामने से एक साया हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। पीछे से तेज लाइट आने के कारण मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे एक एक कदम रखता हुआ हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, मगर जैसे जैसे वो करीब आता गया उसका चेहरा स्पष्ट होता चला गया। नॉट अगेन। डर से अब अनाया कांपने लगी थी। मैंने उसे अब भी अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था। मिस्टर घोष। अनाया के गले से बड़े मुश्किल से आवाज निकली। डर से वो मेरे पीछे मिस्टर सिमट गई। स्वप्निल। हेलो अमर। आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया तुमने, तुम दोनों को। घोष ने मुझसे ज्यादा अनाया की तरफ नजर मारते हुए एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था अचानक वो यहाँ कैसे आ गया और आखिर किस लिए, मगर जो भी था मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे और जिस तरीके से वो अनाया को देख रहा था उसने मेरी फिक्र को और बढ़ा दिया था। वो मुझे एकदम झटके कर खड़ी थी, मेरा हाथ पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे। ये देखकर मैंने उसे अपने पीछे कर लिया। क्या चाहिए तुम्हें घोष? आई थॉट उस दिन हमारे बीच सब क्लियर हो गया था, मैंने सपाट लफ्जे में उससे सवाल किया। स्वप्निल घोष मुस्कुराकर मेरे करीब आती हुई, रियली? तुम्हें लगता है सब क्लियर हो गया? जोर से ठहाका मारकर हंसते हुए, अभी तो पुराने हिसाब भी चुकता नहीं हुए थे कि तुमने नए बना दिए, सो मैंने सोचा आज सब क्लियर कर लूं। जो कहना है साफ साफ कहो, मैंने सीधा उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। स्वप्निल गुस्से में भरकर, एज यू विश, मुझे भी घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं है, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सिमरन के साथ इस तरह बिहेव करने की? वो कभी तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देती तो तुमने क्या समझ लिया है उसके आगे पीछे कोई नहीं? तुम्हारा जब मन होगा उससे कुछ भी सुनाकर निकल जाओगे। व्हाट आर यू टॉकिंग? तुम थे वहाँ? मैंने हैरानी से उसे देखा। स्वप्निल गुस्से में चिल्लाते हुए, हाँ मैं वही था जब तुम उसे बिना किसी गलती को सजा दे रहे थे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी सिमी की आंखों में बार बार आंसू आए और मेरी सिमी की आंखों में आंसू आए हैं, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी तरफ देखकर गुस्से में दांत पीसते हुए, और जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए उसे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वप्निल की बात सुनकर मेरा दिमाग अंदर तक हिल गया था। कंफ्यूजन होकर मैंने उसे रोकते हुए कहा, हे वेट अ सेकेंड, क्या कहा तुमने? तुम्हारी सिमी? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम उसकी बहन बीणा से प्यार करते हो और इसलिए तुमने उससे शादी की, राइट? स्वप्निल मेरे चेहरे के आगे अपने हाथ से मक्खियों से उड़ाते हुए बोला, हाँ। रॉन्ग मिस्टर अमर, बीणा से शादी तो मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी। मैं तो हमेशा से सिमरन को ही पाना चाहता था, मगर बीणा, उसे हमेशा यही लगता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं शायद उसे किसी तरह कन्फ्रेंस कर भी लेता, मगर तुम बीच में आ गए। स्कूल के फेयरवेल वाले दिन जब मैंने उस रोज तुम्हें वहाँ सिमरन के घर आते देखा तभी समझ गया था कि तुम उसे जरूर प्रपोज करोगे। इसलिए मैंने जानबूझकर सिमरन को कहा कि वो मेरे साथ तुम्हें प्रपोज करने की प्रैक्टिस करे। मेरा प्लान कर गया और तुम ये देखकर उसके बिना मिले चले गए। मगर मेरा पूरा प्लान तब खराब हो गया जब सिमरन भी मुझे छोड़कर स्टडी के लिए कनाडा चली गई और मेरे फिर पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता बीणा के साथ तय कर दिया। तो बेसिकली शुरुआत से ही तुम इन सबको जिम्मेदार हो। तुमसे तो मुझे वैसे भी बहुत से हिसाब चुकाने ही थे, मगर अब, कहते हुए घोष एक सेकंड के लिए रुका और फिर गुस्से में हाथ बढ़ाते हुए उसने तेजी से अनाया को अपनी तरफ खींच लिया। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था वो ऐसा कुछ करेगा। तो उनके इस सडन मूव से एकदम सरप्राइज रह गया था। मैंने उसे रुकने की कोशिश की, मगर उसने फुर्ती से मुझे धक्का दे दिया। मैं संभलने की कोशिश करते करते ही एक सड़क के किनारे लगे पेड़ से जा टकराया। स्वप्निल एक भयानक सी हंसी हंसते हुए, अब टिट फॉर टेट, तुमने मुझे मेरा प्यार छीना है ना, मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीनूंगा। अनाया अभी बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बेबसी से वो बस मेरी तरफ देखे जा रही थी। स्वप्निल ने जब पहली बार उसे उस मॉल के बाहर पकड़कर धमकाया था उसी वक्त से वो उससे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मगर आज तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वप्निल के ऊपर पागलपन सवार था।
मगर आज तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वप्निल के ऊपर पागलपन सवार था। मुझे उससे उलझने में भी डेंजरस लग रहा था। न जाने अपने पागलपन में वो क्या कर बैठे। मुझे अपने लिए कोई डर नहीं था, लेकिन अनाया, अगर उसे कुछ हो गया तो अब तो उसके बिना अपने लाइफ में इमेजिन करना भी मेरे लिए मुश्किल था। घोष अनाया को घसीटते हुए अपने गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। अनाया ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसको रिक्वेस्ट की, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वहाँ कॉफी शॉप में जो भी हुआ था वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। आप कहेंगी तो मैं मिस सिमरन से माफ़ी भी मांग लूँगी। स्वप्निल मुस्कुराते हुए, आपको कैसे छोड़ दूँ मिस पारेख, आप में ही तो जान बचती है ना अमर की। आपकी वजह से वो बार बार सिमरन को मिसबिहेव करता है और वो अपसेट हो जाती है। बस एक ही काम अच्छा किया, अपने अमर के सिमरन से दूर कर दिया, और उसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। उस दिन जब मैंने पहली बार तुम दोनों को मॉल में साथ देखा तो मुझे खुशी हुई थी कि अमर सिमी को भूलकर आगे बढ़ रहा है, मगर वो उस तरह बार बार उसके सामने इंसल्ट करेगा और हर्ट करता रहेगा। तो मैंने ये नहीं सोचा था, और ये सब उसने किया किसकी बातों में आकर, आपकी बातों में आकर मिस पारेख। तो सजा की बराबर की हकदार आप भी तो हुई। स्वप्निल अनाया को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर वो मुझसे गुस्सा था तो वो मुझसे बदला लेना चाहिए था। अनाया को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। गुस्से में मेरी मुठ्ठियां कस गई थी। स्वप्निल, लीव हर, अगर उसे एक खरोच भी आई न, आई श्योर आई विल किल यू। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से में चिल्लाया। मैंने देखा चलते चलते घोष के कदम अचानक थम गए। अपने चेहरे पर कंफ्यूजन एक्सप्रेशन के साथ उसने मुझे मुड़कर मेरी तरफ देखा और अपने कानों के पास हाथ लाते हुए बोला, सॉरी, कुछ कहा तुमने? आई सेड लीव। मैंने गुस्से में दांत पीसते हुए बोलने की कोशिश की, मगर सामने का नजारा देखते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा गई थी। घोष ने अपनी कोट की जेब से एक रिवॉल्वर निकालकर आहिस्ता से अनाया के सिर के ऊपर से टिका दिया। अनाया की तो ये देखकर सांसें ही अटक गई थी। वो अब डरकर हिलजुल भी नहीं रही थी। मुझे पता था स्वप्निल थोड़ा सनकी किस्म का आदमी है, मगर वो ऐसे अपने साथ रिवॉल्वर लेकर आया होगा इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। कहीं वो सच में गोली न चला दे, ये सोचकर मेरी जान हलक से आ गई थी। घबराहट में मैंने तुरंत अपनी जगह पर रुककर उसे हाथ से रोकने का इशारा करते हुए कहा, स्वप्निल, ओके, आई मीन सॉरी। अनाया को छोड़ दो, हम बात कर सकते हैं। तुम चाहते हो ना मैं सिमरन से माफ़ी मांगू? मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जस्ट लीव हर प्लीज। घोष की कदम मेरी बात सुनकर रुक गए थे। उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए मेरी तरफ देखा और रिवॉल्वर के एक सिरे से अपने सिर को स्क्रोच करने लगा, मानो डिसाइड नहीं कर पा रहा हो कि उसे करना क्या है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं उसके करीब आ गया। उसकी किसी भी तरह मुझे उसके हाथ से रिवॉल्वर छीननी थी। बस यही तरीका था अनाया को बचाने का। मैंने अनाया की तरफ देखते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया और चुपचाप स्वप्निल की तरफ बढ़ने लगा। स्वप्निल कुछ सोचते हुए मेरी तरफ पलटा। व्हाट शुड आई टॉक टू यू? या आई डोंट नीड टू टॉक टू यू, आई जस्ट माई रिवेंज। मगर मुझे अपने इतने करीब देखकर उसने एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। मेरी धड़कनें भी बढ़ गई थी। स्वप्निल गुस्से में दांत किटकिटाते हुए मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे तुम मुझे। उसके चेहरे से इस वक्त हैवानियत टपक रही थी। रिवॉल्वर पर उसका हाथ कस गया था। अनाया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उसके हाथों से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की, मगर उसने अनाया को ही अपने ढाल बनाते हुए उसे जोर से मेरी तरफ धकेल दिया। हम दोनों को एक बैलेंस बिगड़ गया और हम वही सड़क पर गिर गए। स्वप्निल हंसते हुए हमारी तरफ रिवॉल्वर तानकर अपनी एक आंख दबाते हुए, मिस पारेख, अगर तुम्हारी बाहों में दम तोड़ेगी तो कैसा रहेगा अमर? अनाया घबराकर मुझसे लिपट गई। शायद मेरे सीने में सिर छिपाए ये महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि आंखें बंद करने से सारी मुसीबतें गायब हो गई है। अगले पल क्या हो जाएगा यह हम दोनों में से किसी को नहीं पता था। मैंने महसूस किया कि उसकी धड़कनें एकदम सुपर फास्ट स्पीड से चल रही थी। आंखों से आंसू निकलकर मेरी शॉर्ट से भीगे रहे थे। मैंने अपनी एक हाथ से उसे उपजी अपनों बाहों में घेर में लिया और अपनी नजरों स्वप्निल पर स्थिर कर दी। उसने गन अनाया की तरफ पॉइंट की, मगर उससे पहले कि वो फायर करता मैंने अपने दूसरे हाथों से पकड़ा हुआ बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ पूरी ताकत से दे मारा, जो मैंने नीचे गिरते समय उठा लिया था
ऑब्वियसली मैं कोई निशानेबाज तो था नहीं कि मेरा निशाना एकदम सही जगह जाकर लगता। वो पत्थर घुस के हाथ या रिवॉल्वर पर जाकर लगने की बजाय उसके सर पर जा लगा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। गोली चलाने की एक तेज आवाज से साथ सब शांत हो गया। अनाया, अनाया तुम ठीक हो? अनाया, अनाया तुम ठीक तो हो? आंखें खोलो प्लीज, बात करो मुझसे। मगर उसने कोई हरकत नहीं की। अनाया, गुस्से में उसका नाम लेकर पुकारते हुए मैंने उसे पकड़कर बुरी तरह झकझोर दिया और इस बार उसने आंखें खोल दी। गोली उसके बाएं हाथ को छूकर निकल गई थी। शायद दर्द और डर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसने खांसते हुए आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। अभी अभी उसे खोने को जो डर मैंने महसूस किया था उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैंने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। मेरी आंखों से बेहिसाब आंसू गिरने लगे थे। वो अब भी कोई हरकत नहीं कर रही थी। शायद अब तक वो शॉक्ड में थी। अब मेरी नज़र उस इंसान की तरफ गई जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। गुस्से में मेरा खून खौल रहा था। घोष अपना सिर पकड़े अपनी कार के बोनट के सहारे टिक कर खड़ा था। मैंने जो पत्थर मारा था उससे उसके सिर अच्छी खासी चोट लगी थी, जिससे खून भी बह रहा था। मैंने अनाया को वहीं जमीन पर बिठाया और खुद उठकर तेज कदमों से चलते हुए उसके पास पहुंचा। मुझे अपने सामने खड़ा देखकर उसने हड़बड़ाते हुए फिर से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर इस बार मैंने उसे कोई मौका न देते हुए उसके हाथ पर एक जोरदार वार किया और रिवॉल्वर छिटक कर दूर जा गिरी। स्वप्निल ने हड़बड़ाते हुए मुझसे दूर से हाथ से रोकने की कोशिश की, मगर उसे नाकाम करते हुए मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। ऐसा ही नहीं था कि स्वप्निल मुझसे कमजोर था या मुझसे लड़ नहीं सकता था, मगर इस वक्त एक तो सर की चोट की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, दूसरे इस वक्त मेरे सिर पर खून सवार हो गया था। एक के बाद एक मैंने ताबड़तोड़ कई पंच उसके चेहरे पर जड़ दिए। अनाया उठकर खड़े होने की कोशिश करती हुए, सर प्लीज छोड़ दीजिए उस घोष सर को, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज चलिए यहाँ से। उसकी आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थी। डर उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। अपने एक हाथ से उसने अपने दूसरे हाथ को दबा रखा था, जिससे अभी भी खून रिस रहा था। मैंने एक नज़र स्वप्निल पर डाली और तेजी से अनाया की तरफ बढ़ा। इस वक्त उसे हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा जरूरी था। मैं तेजी से अनाया की तरफ बढ़ा। स्वप्निल लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया। मेरे लगातार पंचेज खाने के बाद उसके नाक और मुंह से खून आने लगा था। उसने अपने हाथों से एक बार अपने ओठों को निकल रहे खूनों को साफ किया और फिर अपने हाथों पर लगे खून की तरफ देखकर अचानक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कंफ्यूजन होते हुए मुड़कर उसकी तरफ देखा। शायद इतनी बार मार खाने के बाद अब वो सच में पागल हो गया था। स्वप्निल जोर जोर से हंसते हुए वही जमीन पर बैठ गया। यार अमर, कितना बेवकूफ हूँ मैं, इतनी दूर चलकर तुम्हारे पीछे यहाँ आया था सब हिसाब बराबर करने। बेकार में अपनी गन यूज की। मिस पारेख को तो कुछ हुआ नहीं। उल्टा ये कहते हुए उसने अपने चेहरे की तरफ इशारा किया और एक बार फिर से हंसने लगा। मैंने उस पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अनाया को उठकर खड़े होने में मदद करने लगा। अपनी जेब से रुमाल निकालकर मैंने उसे कसकर उसके हाथ पर बांध दिया ताकि ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। अमर, अचानक स्वप्निल को पुकारने पर मेरे साथ साथ अनाया की भी नजर उसकी तरफ चली गई। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, मैं भी कितना पागल हूँ जो मिस पारेख को गन से मारने की कोशिश कर रहा था। तुम दोनों की जान लेने की गन की जरूरत ही क्या है? आई थिंक अ सिंगल फोन कॉल इज इनफ टू स्पॉइल योर होल लाइफ। कहते हुए उसने अपना फोन हमारे सामने लहराया, जिसकी स्क्रीन पर इस वक्त प्रिंसिपल लिखा हुआ चमक रहा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। जिसका डर था आखिरकार वही होने जा रहा था। यूनिवर्सिटी ऐसे मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट थी। मेरे ऊपर चाहे जो भी एक्शन लिया जाए मुझे उसकी फिक्र नहीं थी, लेकिन अगर अनाया को यूनिवर्सिटी की तरफ ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो फिर उसे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिल पाता। उसका करियर मेरी वजह से बर्बाद हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गया और फोन पर प्रिंसिपल मिस्टर वासुदेव भट्टाचार्य की आवाज गूंजी। हेलो। स्वप्निल मेरी तरफ विक्ट्री स्माइल के साथ देखते हुए, हेलो सर, मुझे आपको हमारी यूनिवर्सिटी की एक ऐसी सीक्रेट अफेयर के बारे में बताना है जिसमें हमारी पूरी यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन खराब हो रही है। स्वप्निल का इतना कहते ही मेरा संभलते संभलते ही अनाया वही सड़क पर गिर गई।